नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे जितनी भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें संभावना है कि इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। खासकर आबकारी परिवहन का जो एग्जाम होने वाला है, आपका जो पीसीएस प्री का जो एग्जाम होगा और आपका आरओ एआरओ का जो मेंस होने वाला है, तो उन उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सारे ये जितने भी एक्ट्स हैं ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं बार बार, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इनको याद करें, ताकि अगर इससे क्वेश्चन बने तो आप गलत ना कर पाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको ये इस तरह की इंपॉर्टेंस जितनी भी वीडियोज हैं वे आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। तो साथ में इस वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे, कई क्वेश्चन आ रहे थे कि सर उत्तराखंड पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी, तो इस वीडियो के बीच में हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे कि कब ये वैकेंसी आ सकती है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ये एक्ट है, पहले देखते हैं। सबसे पहला जो है रेगुलेटिंग एक्ट, तो कब बना था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना था। उस समय गवर्नर जनरल कौन होते थे? वॉरेन हेस्टिंग हुआ करते थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के समय कौन गवर्नर जनरल या वायसराय था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय वॉरेन हेस्टिंग था। इस रेगुलेटिंग एक्ट का महत्वपूर्ण जो प्रावधान था वो क्या? तो भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण हो गया था। तो थोड़ा सा कंट्रोल जो था वह हो गया था ब्रिटिश शासन का। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान था। अगला जो एक्ट आया था, पीट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। इसको उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग ही थे। इस एक्ट का मुख्य प्रावधान था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हो गई थी। तो क्वेश्चन में पूछता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो आपने बताना है पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुई थी। या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस वॉइसराय द्वारा की गई थी, तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपने ये तीनों चीजें याद रखनी है। अगला है चार्टर एक्ट 1813। तो इस समय जो वॉइसराय थे आपके कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। और इस एक्ट का जो मेन प्रावधान था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था। तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था कि उसका सारा ही व्यापार पे अपना कंट्रोल बना लिया था कंपनी में, तो उसको समाप्त कर दिया गया था चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत लॉर्ड मिंटो द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829। तो पूछेगा सती प्रथा निषेध कानून कब आया था, तो आपने बताना 1829 में आया था। उस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। तो इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का अंत इनके द्वारा किया गया था। अगला था इसका जो मुख्य प्रावधान था, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। अगला चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 जो था, उस समय जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग थे। उसका प्रावधान क्या था? मेन बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। तो जब जो नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल, उसका नाम अब क्या कर दिया था? भारत का गवर्नर जनरल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चार्टर्ड एक्ट के तहत हुआ था, 1833 के तहत हुआ था। ये पूछेगा, देखना जरूर। तो विलियम बेंटिंग इस समय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है 1800 चार्टर एक्ट 1853। ये भी पूछा जाता है। इस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी जी थे। इनका इस जो चार्टर एक्ट 1853 था, इसका मुख्य प्रावधान क्या था? कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत का नियंत्रण। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। तो ये पूछता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना था, तो कब बताना है आपने? 1856 में बना था। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी जी थे। इसका मुख्य प्रावधान क्या था? जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था 1856, उसका मुख्य प्रावधान था विधवा विवाह को मान्यता दे दी गई थी इस एक्ट के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। इसके द्वारा विधवा विवाह को मान्यता प्राप्त दे दी गई थी। इससे पहले मान्यता नहीं थी विधवा विवाह को। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसका मुख्य प्रावधान था काउंसिल में भारतीयों का प्रवेश। तो ये इंपॉर्टेंट है, काउंसिल में भारतीयों का प्रवेश किस अधिनियम के तहत हुआ? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861।
कौन थे इस समय? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला सम्मति आयु अधिनियम 1891, इस समय कौन थे? लैंसडाउन थे। इस इस एक्ट का प्रावधान क्या था? बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु में विवाह प्रतिबंध कर दिया था। तो 12 वर्ष से कम आयु के लोगों का जो विवाह होता था उसको बाल विवाह एक्ट बना दिया, प्रतिबंध कर दिया गया था। तो किसके? सम्मित आयु अधिनियम 1891 के तहत। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इस समय लैंसडाउन थे। इसमें क्या हुआ था? निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। तो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, आपने याद रखना है। अगला जो है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्लो मिंटो भी बोलते हैं, मिंटो मार्लो अधिनियम 1909। तो पूछता है कि मिंटो मार्लो अधिनियम कब आया था? तो 1909 में आया था। इसमें जो हमारे जो जनरल जैसे वाइसराय थे, कौन थे आपके? लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो थे। और इसका प्रावधान मुख्य क्या था? पृथक निर्वाचन। इसका जो मुख्य प्रावधान था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था था। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किस एक्ट के तहत आई थी? तो मिंटो मार्लो अधिनियम 1919 के तहत आई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? 1919 में आया था। इस समय कौन थे वाइसराय? आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन आ गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, पूछे जाने के चांसेस है। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत आया था? तो आपने बताना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत आया था। इसमें वॉइसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला है साइमन कमीशन 1927। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब एक्ट आया था? साइमन कमीशन 1927 में। इस समय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड इरविन थे उस समय गवर्नर जनरल। और इसका मुख्य प्रावधान था संविधान निर्माण की योजना तैयार करना। साइमन कमीशन का जो मुख्य कार्य था, प्रावधान था, संविधान निर्माण की योजना को तैयार करना था। अगला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, शारदा कानून कब आया था? पूछा है। तो 1930 में आया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। इस समय भी लॉर्ड इरविन थे, शारदा कानून के समय। ये जो शारदा कानून था, इसका मुख्य प्रावधान था, विवाह जो था उसमें आयु 18 वर्ष व 14 वर्ष हो गई थी। यानी कि पुरुष की 14 वर्ष हो गई थी, 18 वर्ष हो गई थी, और महिलाओं की 14 वर्ष कर दी गई थी। किस अधिनियम के तहत? शारदा कानून एक्ट 1930 के तहत। लॉर्ड इरविन इस समय गवर्नर जनरल थे। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार अधिनियम कब आया था? 1935 आया था। इस समय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि आपको भारतीय सरकार अधिनियम 1935 जब आया था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपने बताना लॉर्ड वेलिंगटन थे। इसका मुख्य प्रावधान था प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांत स्वायत्ता इसका मुख्य प्रावधान था। भारत का जो संविधान है उसमें देखिए अधिकतर जो प्रावधान लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से एज इट इज लिए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935। लॉर्ड वेलिंगटन थे, प्रांतीय स्वायत्ता इसका मुख्य प्रावधान था। अगला है अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940। इस समय कौन थे? लिन लिथगो थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगस्त प्रस्ताव पूछा जाता है कि कब आया था? 1940 में आया था। उस समय गवर्नर जनरल लिन लिथगो थे। इसका मुख्य प्रावधान क्या था? प्रादेशिक स्वशासन। तो प्रादेशिक स्वशासन इसका मुख्य प्रावधान था। अगला है क्रिस्प मिशन प्रस्ताव। तो क्रिस्प मिशन कब आया था? 1942 में आया था। इस समय भी लिन लिथगो थे। तो ये पूछा गया है पहले भी, क्रिस्प मिशन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लिन लिथगो थे। तो क्रिस्प मिशन प्रस्ताव जो 1942 जो था उसका जो मुख्य प्रावधान था संविधान सभा की योजना। तो संविधान सभा गठन करने के लिए योजना तैयार करना क्रिस्प मिशन का प्रावधान था। अगला है वेवेल योजना। वेवेल योजना 1945 में आई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सन। इस समय कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। इसका मुख्य प्रावधान था सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण। तो जितने भी दल थे उन सभी को मिलाकर काउंसिल का निर्माण करना था वेवेल योजना का प्रावधान। तो याद रखिएगा। अगला कैबिनेट मिशन योजना 1946, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस समय लॉर्ड वेवेल थे। इसका प्रावधान क्या था? मुख्य संघ निर्माण व प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान करना था इसका मुख्य प्रावधान। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946, लॉर्ड वेवेल इसमें गवर्नर जनरल थे। संघ का निर्माण और प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला था माउंट बेटेन योजना 1947।
इसके समय जो वो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो इम्पोर्टेंट है, माउंटबेटन योजना इन्हीं के नाम पे रखी गई थी, लॉर्ड माउंटबेटन के नाम पे 1947। इसका मुख्य प्रावधान था भारत का विभाजन। भारत जो आपका, भारत और जो इंडिया और जो पाकिस्तान, जो दो देशों में जो इनका विभाजन हुआ है वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ है, भारत का विभाजन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है परीक्षा में। तो ये थे इंपॉर्टेंट एक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप इनको कंठस्थ करके जाइएगा, इससे आपको क्वेश्चन देखने को परीक्षा में जरूर मिलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे, जहाँ जनरल नॉलेज की बात होती है वहाँ पे इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। मैच द फॉलोइंग में भी बनते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको ये योजनाएं याद रहनी चाहिए, एक्ट याद रहनी चाहिए, वाइसराय कौन थे और इनका मुख्य प्रावधान क्या था, ये आपको याद रहने चाहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी देखिए, जो बच्चे पूछ रहे थे कि उत्तराखंड पुलिस की भर्ती कब आएगी, तो देखिए अभी आचार संहिता चल रही है, आप सभी को पता है 4 जून को फाइनल जो रिजल्ट है, जो आपकी इलेक्शन है, अभी और स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं, अभी वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 4 जून को काउंटिंग शुरू होगी। तो 4 जून को जब काउंटिंग हो जाएगी, 4 जून को जब परिणाम आ जाएंगे, तो उसके ये मान के चलिए 1 हफ्ते बाद तक सरकार बनेगी, यानी कि 10-11 तक सरकार आपकी बनेगी। तो उसके बाद आपकी जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसके बाद ही पॉसिबल है। तो यानी कि जून के बाद आपकी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी, मोस्ट प्रोबेबली आपकी जुलाई और अगस्त तक पॉसिबिलिटी है कि अगस्त तक आपकी ये विज्ञापन आपको मिल जाएगा, देखने को आनी 100% है। तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कीजिए। बाकी अभी जो एग्जाम्स है उन पे फोकस कीजिए, जो आपका आर ओ का जो जिसका मेंस है आप उस पर फोकस कीजिए, जिसने पीसीएस का भर रखा है तो पीसीएस पे फोकस कीजिए। आबकारी परिवहन का नज़दीकी है, 6 जून को आपका एग्जाम होने वाला है, तो जिन जिन बच्चों का फिजिकल क्वालिफाई हुआ है तो आप अपना फोकस वहाँ रखिए, बहुत अच्छी जॉब है, पुलिस कांस्टेबल से भी अच्छी जॉब है आबकारी की, अगर मैं बताऊं तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन जो आपके एग्ज़ाम पहले होना है उसी में हो जाए, ताकि आपकी जो मेंटली प्रेशर है उसको थोड़ा सा कम हो जाए। अगर आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपका मेंटली प्रेशर कम हो जाएगा, और बाकी जो एग्ज़ाम्स होंगे आप उसमें और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बिना किसी प्रेशर के एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।